नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, क्या भारत ने ग्रेट निकोबार से सिर्फ 100 माइल दूर सबांग पोर्ट के जरिए वो ट्रिगर अपने हाथ में ले लिया है जो एक ही झटके में ड्रैगन की पूरी इकोनॉमी को चौक कर सकता है? आखिर मलक्का स्ट्रेट के उस डेथ ट्रैप में ऐसा क्या है जिसने बीजिंग की रातों की नींद उड़ा दी है? दक्षिण चीन सागर के मुहाने पर खड़े इंडोनेशिया को अचानक भारत की ब्रह्मोस और हवा में मार करने वाली अस्त्रा मिसाइलों की जरूरत क्यों आन पड़ी है? और सबसे बड़ा सवाल, हथियार और पोर्ट्स तो समझ में आते हैं, लेकिन इन 20 ऐतिहासिक समझौतों की लिस्ट में भारत इंडोनेशिया के लिए आखिर खास तरह की ईवीएम क्यों बना रहा है? पर्दे के पीछे चल रहे इस सबसे रहस्यमयी पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल ऑपरेशन का असली मास्टरमाइंड कौन है? स्टील, निकेल और रेयर अर्थ मैग्नेट के जरिए क्या भारत ने वो इनविजिबल वेपन खोज निकाला है जो बिना एक भी गोली चलाए चाइना की ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह से क्रैश कर सकता है? तो दोस्तों, आज हम उस इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन से छुपी हुई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है। जकार्ता के अंदर राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उन्हें इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर सौंपा है, वो दरअसल एशिया के पावर बैलेंस के अंदर आ रहे एक बहुत बड़े भूचाल का सीधा सिग्नल है जो इंडोनेशिया कभी चाइना के भारी भरकम आर्थिक दबाव के अंदर फैसले लिया करता था, उसने अचानक ऐसा क्या देख लिया है कि वो सीधे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अम्ब्रेला के नीचे आ गया है। और आज दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत ने ताइवान पर किसी भी संभावित चाइनीज हमले से पहले साउथ चाइना सी में ही ड्रैगन के खिलाफ एक ऐसा अभेद्य लोह घेरा तैयार कर लिया है जिसे भेद पाना अब इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी डील का सबसे खतरनाक और रणनीतिक हिस्सा है सबांग पोर्ट का ज्वाइंट डेवलपमेंट। दोस्तों, नक्शे पर देखिए, सबांग डीप सी पोर्ट इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड्स के एकदम उत्तरी छोर पर मौजूद है और सबसे अहम बात, यहां से भारत के ग्रेट निकोबार की दूरी 100 माइल्स है, यानी कि करीब 160 किलोमीटर। दोस्तों, ये वो जगह है जहां से मलक्का स्ट्रेट शुरू होता है। ग्लोबल इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले जानते हैं कि मलक्का स्ट्रेट दुनिया का वो सबसे क्रिटिकल चौक पॉइंट है जहां से चाइना का 80% से ज्यादा तेल और व्यापार गुजरता है। इसे चाइना की जैगुलर वेन यानी कि गले की नस कहा जाता है। दोस्तों, दशकों से चाइना के रणनीतिकार मलक्का डिलेमा के खौफ में जी रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर कभी लद्दाख या ताइवान के अंदर कोई बड़ा मिलिट्री क्राइसिस हुआ तो दुश्मन ताकतें मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर देंगी। अब दोस्तों, भारत ने इंडोनेशिया के साथ में मिलकर के इसी सबांग पोर्ट को ज्वाइंटली डेवलप करने का जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसने चाइना के इस खौफ को हकीकत में बदल दिया है। दोस्तों, इसका मतलब सीधा और साफ है कि अब इंडियन नेवी मलक्का स्टेट के ठीक मुहाने के ऊपर अपनी परमानेंट प्रेजेंस को मजबूत कर रही है। अगर फ्यूचर के अंदर ड्रैगन ने हिंद महासागर के अंदर कोई भी हिमाकत की तो भारत सबांग पोर्ट और अपने अंडमान एंड निकोबार कमांड के जरिए चाइना की पूरी सप्लाई लाइन को ब्लॉक करने की ताकत रखता है। दोस्तों, जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए पूरी तरह से भारत को घेरने की कोशिश की है, अब भारत ने उसका एक परमानेंट जो तोड़ निकाला है, यानी उसके पूरे के पूरे प्लान को ही ध्वस्त कर दिया है, वो अब इसी सबांग पोर्ट से निकलने वाला है। मतलब दोस्तों, जो चाइना जिस डर में जी रहा था, अब वहीं पर ही भारत ने चोट की है। दोस्तों, भारत ने मलक्का स्टेट के पास में सबांग पोर्ट पर अपनी पकड़ बना करके उस पूरी स्ट्रेटजी को डस्टबिन में डाल दिया है। ये सिर्फ एक पोर्ट डील नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल चेकमेट है जिसका जवाब सिर्फ बीजिंग के पास में नहीं है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ पोर्ट और नेवल प्रेजेंस तक नहीं रुकी है। डिफेंस के मोर्चे पर जो डील फाइनल हुई है उसने चाइना के साउथ चाइना सी वाले गुरूर को सीधी चुनौती दे डाली है। इंडोनेशिया ने भारत से दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और बियॉन्ड विजुअल रेंज मार करने वाली अस्त्रा मिसाइलें खरीदने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है।
दोस्तों आपको याद होगा कि ब्रह्मोस की ताकत और उसकी अचूक सटीकता को पूरी दुनिया देख चुकी है। किसी भी रडार को चकमा देकर के टारगेट को तबाह करने वाली ब्रह्मोस, और अब ऑपरेशन सिंदूर की गुप्त सफलता के बाद में अस्त्रा मिसाइलों के ऊपर भी इंटरनेशनल मोहर लग गई है। दोस्तों सवाल यह है कि इंडोनेशिया को इन हाई एंड मिसाइलों की अचानक से जरूरत क्यों आन पड़ी है? तो इसका सीधा सा जवाब है साउथ चाइना सी में चाइना का बढ़ता हुआ मिलिट्री प्रेशर। दोस्तों चाइना अपनी मनगढ़ंत 9 डैश लाइन के जरिए इंडोनेशिया के नतूना आइलैंड्स के पास में लगातार घुसपैठ की कोशिशें करता है। ऐसे में भारत ने पहले फिलीपींस को ब्रह्मोस दी और अब इंडोनेशिया को अस्त्रा और ब्रह्मोस बैटरी से लैस कर दिया है। इसके साथ ही दोस्तों दोनों देशों की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को अपग्रेड करने और रियल टाइम हाइड्रोग्राफिक डेटा शेयर करने पर भी मुहर लग चुकी है। यानी भारत चाइना के पड़ोसियों को इतना ज्यादा ताकतवर बना रहा है, इतने ज्यादा घातक हथियार सप्लाई कर रहा है कि वो ड्रैगन की आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकते हैं। दोस्तों चाइना जिस इलाके को अपनी जागीर समझता था, भारत ने उसी के घर में घुस करके उसे घेरने का परमानेंट बंदोबस्त कर दिया है। अगर आपको लगता है कि भारत सिर्फ मिलिट्री और डिफेंस डोमिनेंस का खेल खेल रहा है, तो अब जरा इस अगले मोर्चे को भी संभालिए। दोस्तों असली खेल तो इकोनॉमी और ग्लोबल सप्लाई चेन के उस अदृश्य हथियार का है जिसका जिक्र बहुत कम हो रहा है, और ये हथियार है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। दोस्तों आज दुनिया एक बहुत बड़े एनर्जी ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ग्रीन हाइड्रोजन और हाईटेक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए निकेल, स्टील और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट सबसे जरूरी रॉ मटेरियल्स हैं। इंडोनेशिया के पास में निकेल का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। दोस्तों चाइना ने पिछले 2 दशकों के अंदर इन क्रिटिकल खनिजों की माइनिंग और प्रोसेसिंग के ऊपर लगभग मोनोपोली बना रखी है। वो जब चाहता है रेयर अर्थ की सप्लाई रोक करके दुनिया की बड़ी कंपनियों और देशों को ब्लैकमेल करने लग जाता है। लेकिन अब भारत और इंडोनेशिया के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। भारत के इस्पात मंत्रालय और इंडोनेशियाई सरकार के बीच में जो ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू चेन डील हुई है, वो चाइना की इस ग्लोबल मोनोपोली को हमेशा के लिए क्रश कर देगी। दोस्तों भारत अब इंडोनेशिया के अंदर स्टील, निकेल और रेयर अर्थ मैग्नेट के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सीधा इन्वेस्टमेंट करेगा। दोनों देश मिलकर के माइनिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और ग्लोबल मार्केट को चाइना का एक रिलायबल और पारदर्शी अल्टरनेटिव बना देंगे। दोस्तों ये एक ऐसा साइलेंट इकोनॉमिक वेपन है जो बिना कोई शोर मचाए चाइना की ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर पकड़ को ढीला कर देगा और भविष्य की टेक्नोलॉजी के ऊपर भारत की रणनीतिक बढ़त को पक्का करेगा। अब दोस्तों उस रहस्यमय पॉइंट पर आते हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। इन 20 बड़े समझौतों की लिस्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का एक्सपोर्ट शामिल है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि मिसाइलों, बंदरगाहों और खनिजों के बीच में ईवीएम कहां से आकर के टपक गई। दरअसल ये भारत की सॉफ्ट पावर और डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल का सबसे बड़ा एक्सटेंशन है। दोस्तों इंडोनेशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हजारों द्वीपों के अंदर फैले इस देश के अंदर पारदर्शी चुनाव कराना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज होता है। दोस्तों भारत अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट की ग्लोबल एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए इंडोनेशिया के लिए खासकर कस्टमाइज्ड ईवीएम बना रहा है। ये सिर्फ कुछ मशीनों का एक्सपोर्ट नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि दोनों देशों के इंस्टीट्यूशंस के बीच में ट्रस्ट का लेवल क्या है। जहां चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसा करके वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करता है, वहीं भारत उनके डेमोक्रेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। भारत का यह कदम एक ऐसा ग्लोबल नैरेटिव सेट कर रहा है जिसका मुकाबला करना किसी भी विस्तारवादी ताकत के लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। दोस्तों ये दुनिया को बता रहा है कि भारत का विकास मॉडल साझेदारी और पारदर्शिता के ऊपर टिका हुआ है, ना कि किसी देश को अपना गुलाम बनाने के ऊपर। और बात सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, फाइनेंशियल वॉरफेयर के मोर्चे पर भी भारत ने एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। भारत और इंडोनेशिया ने लोकल करेंसी सेटलमेंट यानी कि LCS को भी तेजी से लागू करने का फैसला किया है। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड के अंदर अब अमेरिकी डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और सीधा लेन देन भारतीय रुपया और इंडोनेशियाई रुपये के अंदर होने वाला है।
दोस्तों इसके साथ ही भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि यूपीआई और आधार जैसी डिजिटल भुगतान प्रणाली अब इंडोनेशिया के साथ में शेयर की जा रही हैं। इस कदम की अहमियत को कम मत आकिए। जब एशिया की दो बड़ी इकोनॉमीज डॉलर को बाईपास करके अपनी करेंसीज के अंदर ट्रेड करेंगी तो ये सिर्फ अमेरिका के लिए मैसेज नहीं है, बल्कि ये चाइनीज युआन के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। चाइना लंबे वक्त से युआन को एशिया की रिजर्व करेंसी बनाने का सपना देख रहा था, लेकिन भारत की मजबूत होती डिजिटल इकोनॉमी और यूपीआई के ग्लोबल एक्सेप्टेंस ने चाइना के इस सपने के ऊपर पानी फेर दिया है। भारत अब फाइनेंशियली भी इंडो पैसिफिक के अंदर एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल अल्टरनेटिव बनकर के उभर रहा है। इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को सिर्फ रक्षा और व्यापार तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे एक और गहरे सांस्कृतिक और संस्थागत ढांचे के अंदर बुना गया है। दोस्तों भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता हजारों साल पुराना है, जो चोल साम्राज्य और श्री विजय साम्राज्य के दौर से चला आ रहा है। दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत का जो ऐलान किया है वो इसी साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ऐतिहासिक इंडोनेशिया यात्रा की 100वीं वर्षगांठ मनाना, भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाओं की इंडोनेशिया को सप्लाई करना, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए गेहूं के बीजों का एक्सपोर्ट करना और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सैटेलाइट ट्रैकिंग का समझौता करना। दोस्तों ये सब बताते हैं कि साल 2018 में बनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी आज एक नए और सुनहरे अध्याय के अंदर एंटर हो चुकी है। दोस्तों अंतरिक्ष के अंदर शांतिपूर्ण सहयोग से लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन तक हर सेक्टर के अंदर भारत और इंडोनेशिया एक साथ कदमताल कर रहे हैं। अब इस पूरे खेल के ग्लोबल एंगल और फ्यूचर इंपैक्ट को डिकोड करते हैं। दोस्तों आज दुनिया एक भारी ग्लोबल अनिश्चितता और उथल पुथल से गुजर रही है। कई रीजन्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स जारी हैं और सप्लाई चेन लगातार बाधित हो रही है। ऐसे में आसियान की केंद्रीय भूमिका को महत्व देते हुए भारत का ये कदम ग्लोबल ऑर्डर के अंदर उसकी बढ़ती धमक को साबित करता है। ये जो समझौते हुए हैं वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भारत अब सिर्फ एक रीजनल पावर या बैलेंसिंग फोर्स नहीं है, बल्कि वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। दोस्तों फिलिस्तीन जैसे जटिल वैश्विक मुद्दों के ऊपर भी भारत स्पष्ट कूटनीति के साथ में 2 स्टेट सॉल्यूशन और शांति का समर्थन कर रहा है, जो उसकी मैच्योर और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। दोस्तों आप खुद सोचिए, एक तरफ चाइना है जो अपनी सलामी स्लाइसिंग और एग्रेसिव टैक्टिक्स से पूरे दक्षिण चीन सागर और हिमालयी रीजन को अस्थिर कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत है जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, फ्री नेविगेशन, क्षमता निर्माण और सबका साथ और सबका विकास के मॉडल के ऊपर काम कर रहा है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी को जो सम्मान दिया है वो सिर्फ एक मेडल या फिर रस्म अदायगी नहीं है, वो करोड़ों भारतीयों की उस बढ़ती हुई ताकत, उस इकोनॉमिक राइज और उस मिलिट्री कैपेसिटी का सम्मान है जिस पर आज पूरा साउथ ईस्ट एशिया आंख मूंद करके भरोसा कर रहा है। दोस्तों आने वाले कुछ ही सालों के अंदर जब सबांग पोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, जब इंडोनेशियाई नेवी के जंगी जहाजों और फाइटर जेट्स के ऊपर दर्जनों ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें तैनात हो जाएंगी, तब एशिया का पावर डायनेमिक्स पूरी तरह से बदल चुका होगा। भारत ने बिना कोई शोर मचाए ड्रैगन के चारों तरफ एक ऐसा सिक्योरिटी और इकोनॉमिक आर्किटेक्चर खड़ा कर दिया है जिसमें उलझने की गलती अब कोई भी विरोधी देश नहीं करेगा। ये भारत की वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जो आज दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स को भी अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर रही है। फिलीपींस, वियतनाम, मॉरिशस और अब इंडोनेशिया। भारत ने ड्रैगन के बैकयार्ड के अंदर जो कूटनीतिक और सैन्य बिसात बिछाई है, उसने बीजिंग की पूरी जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन को जीरो कर दिया है। मलक्का के चौक पॉइंट से लेकर के साउथ चाइना सी की उफनती लहरों तक अब राज उसी का होगा जिसके पास में स्ट्रेटेजिक विजन, टेक्नोलॉजिकली सुपीरियरिटी और मिलिट्री डोमिनेंस होगा। ये 21वीं सदी के नए भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जो आने वाले दशकों के अंदर ग्लोबल पावर प्ले के नियम तय करेगा।
अब दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सबांग पोर्ट पर भारत की मजबूत होती नेवल प्रेजेंस चाइना के मलक्का डिलेमा को उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर बना देगी? दोस्तों क्या अब भारत को वियतनाम के बाद में ताइवान जैसे देशों को भी सीधे तौर पर ब्रह्मोस मिसाइलें ऑफर करके ड्रैगन के ऊपर फुल स्केल मिलिट्री प्रेशर बना देना चाहिए? इस पूरे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट पर आपका क्या नजरिया है? कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।